वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की और एनिशिएंट इंडिया में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर वो है मौर्यन एम्पायर। ये मौर्यन एम्पायर की लास्ट क्लास है। इसके बाद मौर्य साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ये टॉपिक हम फाइनली ख़त्म कर देंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसको। देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो न्याय प्रशासन था उसकी बात कर ली थी कि किस तरीके से इनकी न्यायिक व्यवस्था थी और कोर्ट कितने टाइप के थे ये भी मैंने आपको बता दिया था। धर्म स्थिति बताया था मैंने आपको, है ना, और कंटक शोधन बताया था। ये सब हम देख चुके थे। आज हम इसका जो है लास्ट लेक्चर लेंगे और आज बात होगी साथियों मौर्य प्रशासन में सैन्य प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। सैन्य प्रशासन में अगर हम देखें तो देख सकते हैं यहाँ पर आप मौर्य काल में साम्राज्य विस्तार का एक प्रमुख कारण जो मौर्य काल का जो मौर्य साम्राज्य जो इतना बड़ा था उसका एक इम्पोर्टेंट रीज़न था कि उनके पास एक व्यवस्थित सेना थी। मौर्य काल में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, गज सेना यानी हाथियों की सेना, रथ सेना तथा नौ सेना प्रमुख थी। ये सेनाएं किसी भी दिशा में राज्य की सुरक्षा करने में सक्षम थी। सैन्य प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी को अंतपाल कहा जाता था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अंतपाल। ठीक है, यूनानी लेखक ने अपनी पुस्तक में मौर्यकालीन सेवा का वर्णन किया है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सेना, 50,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ सवार सैनिक थे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं ये कुछ समितियां। चलिए, समितियों में पहली समिति हमारे पास जल सेना की व्यवस्था करने वाली, दूसरी समिति है यातायात तथा रसद की व्यवस्था करने वाली, तीसरी समिति है पैदल सैनिकों की देखरेख करने वाली, चौथी समिति है अश्वारोहियों की देखरेख करने वाली जो इनकी घुड़सवार सेना है उसके बारे में, पंचम समिति है गज सेना की देखरेख करने वाली और छठी समिति है रथ सेना की देखरेख करने वाली। तो टोटल 6 समितियां जो है इसका काम संभालते थे। ठीक है, आगे हम देखें तो आगे है गुप्तचर व्यवस्था। ठीक है, ये किस तरीके से इनका इंटेलिजेंस सिस्टम काम करता था। तो मौर्य काल में सर्वप्रथम गुप्तचरों को बड़े पैमाने पर नियुक्त किया गया। राज्य को आंतरिक विद्रोह तथा भारी आक्रमण से बचाने में गुप्तचरों की प्रमुख भूमिका थी। ये राज्य को सुरक्षा संबंधी सूचनाएं प्रदान करते थे, जैसे आज भी होता है वैसे ही। गौरतलब है कि इस काल में स्त्रियां भी इस कार्य को करती थी, यानी जो गुप्तचर होते थे पुरुष के अलावा स्त्रियां भी होती थी। मौर्य काल में 2 प्रकार की संस्थाएं होती थी, एक का नाम है संस्था, दूसरा नाम है संचारा। ये 2 गुप्तचर संस्थाएं थी। संस्था एक जगह रहकर काम करते थे और संचारा जो होते थे वो चलायमान जो है गुप्तचर लोग होते थे जो चलते रहते थे और राज्य के अलग अलग स्थानों पर घूम करके जानकारी इकट्ठी करते थे। और अगर हम देखें राजस्व प्रशासन में आ जाए अगर, तो मौर्यों की जो राज की मुद्रा है ये है पर्ण। ध्यान रखना, इसे कहीं पर्ण कहते हैं या फिर पेपर में कारशा पर्ण नाम से भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। कर्मचारियों को इसी मुद्रा में वेतन दिया जाता था, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया है। मौर्य काल में आय का प्रमुख स्रोत कृषि तथा अन्य भूमि करों से प्राप्त होने वाला राजस्व था। मौर्य काल में दुर्ग, राष्ट्र, सेतु, वज्र, सीता, प्रणय, हिरणी कुछ गांव द्वारा इकट्ठे दिए जाने वाले कर थे। वर्तनी तथा पिंडकर राजस्व के एक प्रमुख स्रोत थे। ठीक है, इसमें जो सीता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी हमें देखने को मिलेगा। देखो जरा, कृषि योग्य भूमि पर कुल उत्पादन का 1/4 या 1/6 भाग भू राजस्व या लगान के रूप में वसूल किया जाता था। कई क्षेत्रों में राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती थी। ऐसे क्षेत्रों में फसल का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। बेसिकली जो कर की दर थी वो 1/4 थी। लेकिन अगर किसी जगह पे राज्य जो है सिंचाई दे रहा है तो वहां पर लगेगा 1/3। ध्यान रखना। अच्छा, कुछ करों के नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको आप देख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है यहाँ पर प्रणय। ये क्या है? ये है संकट के समय लोगों से वसूले जाने वाला कर। दूसरा है विष्टि, ये है बधुआ मजदूरी। तीसरा है उत्संग, राजा को दिए जाने वाला उपहार। बलि क्या है? धार्मिक कर है। हिरण्य क्या है? नगद कर है। इनको पढ़ लो। रज्जु क्या है? भूमि माप के समय दिए जाने वाला कर। चोर रज्जु पहरेदार कर। विविध चारण कर। कौष्टयक सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर कर। वर्तनी आयात कर। ठीक है, ये सब देख लो। दुर्ग जो है ये है। अच्छा, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। सीता। सीता क्या है? सीता कई बार पेपर में आ चुकी है। सीता है साथियों राजकीय भूमि से होने वाली आय, इसको कहते हैं हम लोग सीता।
और हिरण्य क्या है साथियों? हिरण्य है नगद राजस्व। ठीक, तो ये है इसके प्रमुख कर जो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर कर हैं जिनके नाम आप देख लो, सिंपल से हैं। ठीक है, अतिवाहिका कर है, गुलामदेही कर है, आयात कर है। आयात कर वस्तु के मूल्य के 1/5 भाग पर लगाया जाता था। ठीक है, हाँ। और फिर है मूशिका कर, जो प्लेग के दौरान लगने वाला कर हुआ करता था। तो ये हैं सारे के सारे कर, और इसी के साथ हमारा मौर्यन एम्पायर समाप्त होता है। ठीक है, ये हुआ आज का हमारा वीडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।